समृद्धि महामार्ग पर बुल्ढाना जिले के दिलगांव कोल गांव के पास हादसे के बाद एक कार में लगी आग के मामले में नया ट्विस्ट सामने आया है। जहां ये हादसा हुआ वहीं पास में एक दूसरे वाहन से डीजल की कैन बरामद किए गए हैं, जिससे संदेह है कि समृद्धि महामार्ग पर ट्रकों से डीजल चोरी करने वाला गिरोह सक्रिय है। वैसे इस भीषण हादसे में 2 लोगों की तो घटनास्थल पर ही जिंदा जलने से मौत हो गई थी, जबकि तीसरे शख्स ने भी इलाज के दौरान दम तोड़ा। सोमवार सुबह समृद्धि महामार्ग पर बुल्ढाना जिले के देउलगांव कोल गांव के पास एक स्विफ्ट डिजायर कार भीषण हादसे का शिकार हुई थी। हादसे के बाद इस कार में आग लग गई थी, जिससे कार में सवार 2 लोगों की तो घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक गंभीर रूप से झुलस गया था। हालांकि उसके सांसें चल रही थी, जिससे उसे बीड़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। इस घटना के बाद जाँच पड़ताल कर रही पुलिस ने एक नए ट्विस्ट का खुलासा किया है। जहां ये हादसा हुआ वहां से चंद कदमों की दूरी पर दूसरा वाहन खड़ा था। हालांकि उसका चालक फरार है, लेकिन उस वाहन से डीजल से भरे कैन बरामद किए गए हैं, जिससे पुलिस को संदेह है कि ये दोनों वाहन डीजल की चोरी किया करते होंगे, क्योंकि समृद्धि महामार्ग पर रात के समय ट्रकों से डीजल चोरी की शिकायतें भी मिली है। अब पुलिस इस नए ट्विस्ट के आधार पर आगे की जाँच पड़ताल में जुट गई है, क्योंकि हादसे के बाद स्विफ्ट कार में जिस तरह से आग लगी उससे संदेह है कि उस कार में भी डीजल रखा हुआ होगा। समृद्धी महामार्ग येथे एका स्विफ्ट डिझायर कारचा अपघात झाल्याबाबतची माहिती आम्हाला नियंत्रण कक्षाकडून मिळाली होती। त्या अनुषंगाने आम्ही तात्काळ स्टाफसह समृद्धी महामार्ग देऊळगाव कोळ या गावाजवळील नागपूर मुंबई लेनवर चॅनल नंबर 305 या ठिकाणी गेलो असता सदर ठिकाणी एक स्विफ्ट डिझायर कार क्रमांक MH02 CR 1459 ही जळालेल्या स्थितीमध्ये होती। त्या ठिकाणी महामार्गावर ॲम्ब्युलन्स तसेच फायर ब्रिगेडची गाडी हजर होती। त्यांनी ती आग विझवली असता सदर कारमध्ये 2 इसम हे जळून पूर्णपणे खाक झालेले होते आणि ते जागीच मयत झालेले होते। आम्ही जाण्याच्या पूर्वीच सदर ठिकाणचा जो चालक आहे त्यांनी गाडीतून बाहेर फेकला गेल्यामुळे त्याला उपचारकामी मेहकर येथे हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलेले होते। डिझेलचे कॅन बहुतेक चोरी करून जात असताना त्यांच्या गाडीला अपघात होऊन त्यामध्ये ते आग लागून ते मयत झाल्याचे दिसून येत असून त्याप्रमाणे गुन्हा दाखल करून पुढील तपास करण्यात येत आहे। मामूली सी बात पर गुस्से में एक युवती ने अपनी ही सगी बहन की जान ले ली। ये घटना अकोला जिले के बोरगांव मंजू थाना अंतर्गत खड़का गांव की है। आरोपी छोटी बहन अपनी विवाहित बहन पर चाकू से तब तक वार करती रही जब तक वो खून से लथपथ होकर गिर नहीं गई। इस घटना के बाद बोरगांव मंजू पुलिस ने आरोपी बहन को गिरफ्तार कर लिया है। अकोला जिले के खड़का गांव में रहने वाले विठल वसतकर को 2 बेटियां और एक बेटा है। इनमें सबसे बड़ी बेटी रेशमा की शादी बुल्ढाना जिले के अनंत बोरसे से हुई है। पिछले सप्ताह ही रेशमा अपने मायके आई थी, तभी परिवार में खुशी का माहौल था। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि उनके परिवार की ये खुशी महज कुछ दिनों की है। घटना वाले दिन रेशमा और उसकी छोटी बहन रवीना अपने कमरे में बात कर रही थी, तभी किसी बात को लेकर उनमें कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि रवीना ने गुस्से में आकर अपने बड़ी बहन रेशमा पर धारदार चाकू से वार कर दिया। वो तब तक रेशमा पर वार करती रही जब तक कि उसकी मौत न हो गई। इस बीच चीख पुकार सुनकर जब माता पिता कमरे में आए तो उन्होंने बड़ी बेटी रेशमा को खून से लथपथ पड़ा हुआ देखा, लेकिन तब तक रेशमा की जान जा चुकी थी। घटना की जानकारी मिलने पर बोरगांव मंजू थाने के पुलिस निरीक्षक संजय खंडाडे मौके पर पहुंचे। उन्होंने रेशमा के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी रवीना को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। विदर्भ की पंडरी के रूप से प्रसिद्ध शेगांव के संत गजानन महाराज की पालकी 2 दिन अकोला में विश्राम के बाद पंढरपुर के लिए रवाना हो गई। आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर पंढरपुर के लिए रवाना हुई संत गजानन महाराज की पालकी भजनी मंडल दिंडी, घोड़े, हाथी और 700 वारकरियों को लेकर रविवार की सुबह अकोला पहुंची। परंपरा के अनुसार अकोला वासियों ने पालकी का जगह जगह स्वागत किया। पालकी अकोला में सिंधी कैंप मार्ग स्थित पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से निकल रही थी। उसी दौरान पुलिस अधीक्षक संदीप घुगे, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका राउत, खदान थाने के थानेदार श्रीरंग सनस ने पालकी की पूजा की। शहर के मुख्य मार्गों से निकली पालकी के वारकरियों ने रात को शहर के स्कूल में विश्राम किया। मंगलवार सुबह पालकी पातुर मार्ग से पंढरपुर के लिए रवाना हुई। बुल्ढाना जिले के खामगांव शहर में मंगलवार तड़के अज्ञात 7 से 8 लुटेरों ने
खामगांव के बाईपास मार्ग से आने जाने वाले वाहनों पर जमकर पथराव किया। इस पथराव में गाड़ियों के कांच फूट गए तो वही एक चालक भी जख्मी हुआ है। मंगलवार की सुबह बुल्ढाना जिले के खामगांव शहर से बाहर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 यानी नागपुर मुंबई मार्ग पर लुटेरों ने लूटपाट की कोशिश की। 7 से 8 लुटेरों ने आने जाने वाले वाहनों पर जमकर पथराव किया, जिसमें कई वाहनों के शीशे टूट गए। कई अपने वाहनों के शीशे टूटने के बाद भी बिना रुके तेज गति से वाहन चलाते रहे। एक लग्जरी बस पर भारी पथराव किया गया, जिसमें चालक घायल हो गया। लग्जरी बस में यात्रियों की संख्या अधिक होने के कारण लुटेरे भाग गए। इस समय यात्रियों ने पास के एक ढाबे के मालिक को जगाया और उससे मदद मांगी। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। माझं शेत आहे, माझ्या शेतात माझी हॉटेल आहे स्वतःची। तिथं मी झोपलेलो होतो। तिथं मागे नदीच्या पुलाजवळ कोणी थोडा गोटे मारले गाडीवर। ते लक्झरी बस तिथं फुटलेली होती। ते तिथं माझं सहारा म्हणून माझं हॉटेलवर आले। ते विचारपूस करायला लागले, भाऊ ते कोण आहेत? तर ते आम्ही झोपलेलो होतो, त्याने आम्हाला उठवलं, आम्हाला काहीच माहीत नाही। तर ते जे हाताले दुखापत होली होती, पूर्ण काच फुटलेले होते। त्यात कमसे कम 100-125 प्रवासी बसलेले होते। त्याला आम्ही सारा सहारा दिला, म्हणजे त्याची सरी सेवा केली भाऊ। तेवढं आमच्यानं झालं तेवढं केलं त्याची, पण ते दरोडेखोर काही आम्हाला दिसले नाहीत। हां, पोलीसच्या 4-5 गाड्या आल्या होत्या। लुटपाट काही नाही केली त्याला, ते सहारा म्हणून आमच्याजवळ पडत आले। काही लोक जखमी होते का त्याचे? हां, जखमी म्हणजे ड्रायव्हर जखमी आहे। 12:30-1 वाजताची घटना आहे। बस 10 मिनिटात पुलिस आले। अशा घटना आधी घडलेल्या आहेत का? नाही, पहिलीच घटना आहे। सकल माहेश्वरी समाज के आराध्य भगवान महेश की नवमी के अवसर पर माहेश्वरी समाज की ओर से शहर में भगवान महेश की भक्तिभाव से शोभा यात्रा निकाली गई। माहेश्वरी समाज ट्रस्ट की ओर से इस शोभा यात्रा की शुरुआत राजराजेश्वर मंदिर से की गई। इस अवसर पर सामूहिक आरती के रूप में भगवान महेश की आकर्षक पालकी निकाली गई। मुख्य अतिथि शेयर बाजार विशेषज्ञ आनंद राठी व मधुसूदन केला, समाज ट्रस्ट अध्यक्ष विजय पनपालिया, उत्सव प्रमुख सुधीर रांदड़ की उपस्थिति में शोभा यात्रा की शुरुआत हुई। इस मौके पर विधायक वसंत खंडेलवाल, पूर्व महापौर विजय अग्रवाल, राजेश मिश्रा, देवाशीष काकड़ मौजूद रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सीए श्याम माहेश्वरी द्वारा संचालित अचीवर्स एकेडमी के छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन कर बड़ी सफलता हासिल की है। हाल ही में हुए एग्जाम में एकेडमी के अधिकांश छात्रों ने अकाउंट विषय में 100% अंक हासिल किए हैं। लक्ष्मी नारायण राधाकृष्ण तोष्णीवाल कॉलेज के पास अचीवर्स एकेडमी कॉमर्स क्लासेस की वैष्णवी जयेश नाथवानी ने बड़ी सफलता हासिल की है। अकोला और अमरावती डिवीजन की वैष्णवी ने अमरावती डिवीजन से कक्षा 12वीं की परीक्षा में 97.33% अंक हासिल किए हैं और वैष्णवी यहां अचीवर्स एकेडमी में सीए फाउंडेशन परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए वैष्णवी ने कहा कि अचीवर्स एकेडमी के रेगुलर बैचेस, रेगुलर डाउट सेशन का अनुभव बहुत अच्छा रहा। वैष्णवी ने अकाउंट में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। अचीवर्स एकेडमी कॉमर्स क्लासेस की सीए क्लासरूम, एक्सपर्ट फैकल्टीज, रेगुलर टेस्ट सीरीज से 11वीं और 12वीं कॉमर्स, सीए फाउंडेशन, CSEET, IPMAT, बीकॉम, BBA, MBA, कैट प्रवेश के लिए छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है। सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उनके सपोर्ट और गाइडेंस के बिना ये अचीवमेंट बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होती। उसके बाद मैं अपने सारे पुराने टीचर्स, जो स्कूल ऑफ स्कॉलर्स अकोला के टीचर्स हैं, जिन्होंने मुझे 10th तक के इतना सपोर्ट किया, उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। और फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा थैंक यू मैं अचीवर्स एकेडमी की टीम को बोलना चाहूँगी, क्योंकि 10th के बाद जो कॉमर्स की लाइन में हमको गाइड किया है वो सिर्फ अचीवर्स एकेडमी की टीम ने किया है। श्याम माहेश्वरी सर, अंकुश सामना सर और राहुल चितलांगे सर, इन्होंने हर एक पॉइंट पर हमें हर कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल में पढ़ाया है। उसके बाद में सारे क्वेरीज टाइम टू टाइम क्लियर किए हैं और इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस ली है कि हमको पेपर लिखते हुए ऐसा लगा ही नहीं कि हम पेपर लिख रहे हैं। हम लोगों को लग रहा था हम टेस्ट ही दे रहे हैं। तो वो इतना ज़्यादा इजी हो गया था हम लोगों के लिए पेपर लिखना, और ना एग्ज़ाम का प्रेशर था, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती थी कि एग्ज़ाम का फियर चला ही गया था। वैष्णवी जयेश नथवानी की अगर बात करें तो वो सिंसियर बच्ची थी। उसको कभी भी आप जो भी टारगेट देंगे, जो भी होमवर्क देंगे, वो हमेशा कंप्लीट करती थी। उसने आज तक कभी कोई टेस्ट मिस नहीं किया। सबसे इम्पोर्टेंट था कि वो हर टेस्ट देती थी, हर होमवर्क कंप्लीट करती थी। उसकी बुक या जो भी टीचर्स उसको जो भी गाइडेंस देते थे वो हर चीज़ फॉलोअप करती थी।
और सबसे इम्पॉर्टेंट बात उस बच्ची की, वो हमेशा टीचर के साथ टच में रहती थी। अपन उसको कोई भी इशू आया, कोई भी प्रॉब्लम आया तो वो आके तुरंत हमसे पूछ लेती थी, मुझसे पूछ लेती थी, अंकुश सामना सर है उनसे पूछ लेती थी, या राहुल चितलांगे सर है उनसे पूछ लेती थी। उससे नोट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम रहते थे तो वो नितेश सर के पास आ जाती थी, नितेश सर वो चीज़ की क्वेरी सॉल्व कर देते थे। तो वैष्णवी नथवानी वॉज ओवरऑल अ सिंसियर स्टूडेंट हु वॉज ऑलवेज इन टच विथ ऑल दी फैकल्टीज़। तो उसके प्रॉब्लम सॉल्व होते गए और उसको सक्सेस इसमें अच्छा मिला। अमरावती जिले में बाल मृत्यु दर एक बार फिर से चिंताजनक स्थिति में है। पिछले 4 महीने में 145 नवजात शिशुओं की मौत हुई और 0 से 5 वर्ष की आयु के 114 बच्चों की मौत हुई है। अमरावती जिले में बाल मृत्यु दर एक गंभीर समस्या है। एक महिला के गर्भवती होने से लेकर मां बनने तक गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है। बाल मृत्यु को रोकने के लिए गर्भावस्था में माता को पोषक आहार और नियमित देखभाल की भी सलाह दी जाती है, लेकिन इसके बाद भी अमरावती जिले में बाल मृत्यु पर रोक नहीं लग पाई है। अमरावती जिले में पिछले 4 महीनों में 145 बच्चों की जन्म के समय मौत हुई है, जबकि 0 से 5 साल की उम्र के 124 बच्चों की मौत हुई है। अमरावती से अप्रैल तक 4 माह की अवधि में अमरावती जिले में कुल 11,242 महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया, जिसमें से 6,509 महिलाओं ने सामान्य रूप से और 4,733 का प्रसव सीजेरियन सेक्शन से हुआ। इस तरह से 11,268 बच्चों में 5,759 लड़के और 5,509 लड़कियों का जन्म हुआ। जिले में बाल मृत्यु के साथ ही 5 माताओं की भी प्रसव के दौरान जान चली गई। बरसात के मौसम में इंसानों के साथ साथ मवेशी भी महामारी की चपेट में आ जाते हैं। इसके समाधान के तौर पर पशुपालन विभाग ने टीकाकरण अभियान चलाया है। इसके लिए सरकार अमरावती जिले को 4,65,000 टीकों की आपूर्ति करेगी। 25 जून तक पशुपालकों के घर जाकर टीकाकरण किया जाएगा। बरसात के मौसम में इंसानों की तरह ही जानवर भी बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। इसके समाधान के तौर पर पशुपालन विभाग ने टीकाकरण अभियान चलाया है। सरकार द्वारा जिले को 3 तरह के 4,65,000 टीके जैसे HS, ETV और CMT की आपूर्ति की जा चुकी है। इस विभाग द्वारा जिले में पशुओं को रोग मुक्त करने के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। 25 जून तक पशुपालकों के घर जाकर पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। मानसून के दौरान पशु भी कई तरह की बीमारियों से संक्रमित हो जाते हैं। 2 साल से कम उम्र के जानवरों में इसका खतरा अधिक होता है, नतीजन जानवर मर जाते हैं। पशुओं को रोग मुक्त रखने और उनकी मृत्यु को रोकने के लिए सरकार ने मानसून पूर्व उपायों के तहत टीकाकरण अभियान शुरू किया है। मई और जून माह में पशुपालन विभाग द्वारा गांव-गांव जाकर ये अभियान चलाया जाता है। इसके लिए सरकार ने जिले को 4,65,000 वैक्सीन की आपूर्ति भी की है। इसमें घटसर्प, एंट्रोटॉक्सिन और CMT नामक 3 टीके शामिल है। राज्य स्तरीय चिकित्सालयों में 1,62,000 व जिला परिषद के पशु चिकित्सालय से 3 लाख टीके दिए जाएंगे। लोकसभा चुनाव में अभी भी वक्त है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपने स्तर पर तैयारी में लग गई हैं। इस बार अमरावती में सांसद नवनीत राणा के लिए चुनावी सफर आसान नहीं होगा। अब विधायक बलवंत वानखेड़े ने सांसद नवनीत राणा के खिलाफ आवाज उठाई है। अमरावती जिले में लोकसभा चुनाव के लिए अभी से ही हवा चलनी शुरू हो गई है। भाजपा को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों ने सांसद नवनीत राणा के खिलाफ तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच कांग्रेस से विधायक बलवंत वानखेड़े के नाम पर उम्मीदवारी की चर्चा हो रही है। इस मौके पर विधायक वानखेड़े ने सांसद नवनीत राणा की आलोचना की और कहा कि सांसद राणा ने कभी अनुसूचित वर्ग के लिए संसद में आवाज नहीं उठाई और न ही जिले में ठीक से विकास कार्य किया। अमरावती लोकसभा मतदार संघ हा अनुसूचित जातीकरता राखीव आहे। आपण पाहतो गेल्या निवडणुकीमध्ये जातीचं खोटा प्रमाणपत्र असून ज्या ह्या निवडणूक लढल्यात नवनीतताई राणा यांचं जातीचं प्रमाणपत्र हे खोटं आहे। परंतु अनुसूचित जातीचं प्रतिनिधित्व करत असताना या मतदारसंघाचं 46 की 64 असे काही प्रश्न गेल्या 4 वर्षात उपस्थित केले, परंतु त्यातील एकही प्रश्न अनुसूचित जातीच्या संदर्भात किंवा त्यांच्या ध्येय धोरणाच्या संदर्भात हा संसदेत मांडलेला नाही, हे खेदानं म्हणावं लागेल। गेल्या काही दिवसापासून जर त्या निवडून आल्यानंतर जर आपण पाहिलं तर कुठलंही विकासाचं काम एकही म्हणजे जे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतलं एखादं काही काम असेल किंवा विकासाचं असेल किंवा एखादी औद्योगिक वसाहत असेल
त्या पद्धतीचं कुठलंही काम त्यांनी या मतदारसंघात केलं नाही. एक वेळा पूर्ण म्हणजे जवळपास 4 वर्ष झाले, परंतु एकही काम आपल्याला असं दाखवता येणार नाही की त्यांनी विकासाचे काम केलं. गेल्या 10 वर्षापासून जवळपास एअरपोर्टचा प्रश्न इथं प्रलंबित आहे. तो प्रश्न आजतागायत मार्गी लागला नाही. नेहमी फक्त त्याच्यावर भाष्य केले जाते, परंतु साधा एअरपोर्टचा प्रश्न मार्गी लागला नहीं। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।